कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम हिंदी ग्रामर और हिंदी के विषय में बातचीत कर रहे थे। पिछले पार्ट में हमने पार्ट 1 देख लिया था जिसमें हम लोकोक्ति देख रहे थे। यदि आपने वह नहीं देखा तो पहले आप वह देखिए जिससे आपकी अच्छी समझ विकसित होगी। उसी के क्रम में उसका अगला पार्ट ये है। तो शुरू करते हैं सीधा काम। पहला हमारी लोकोक्ति आती है आज की। आप काज महाकाज, मतलब अपने हाथ से किया हुआ कार्य क्या सबसे बढ़िया होता है। दूसरे हाथ से करवाने की कोशिश करते हैं उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है। यदि आप काम को सबसे बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप काम को स्वयं कीजिए, दूसरे से ना कराइए। प्रयोग की बात करें इसका, राकेश क्या है, अधिकतर क्या है, अपना कार्य स्वयं ही पूर्ण करता है, इसलिए उसे आज तक निराशा हाथ नहीं लगी। क्यों? क्योंकि आप काज महाकाज, क्योंकि खुद के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, महाकाज या सबसे बेहतर होता है। अगली लोकोक्ति आती है हमारी, आप न जावे सासुरे और अनकुदे सीख। इसका मतलब कई बार लड़कियां क्या करती है कि दूसरी लड़कियां जो ससुराल जाती है उनको सीख देती है कि ससुराल में जाने के बाद ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना, खुद पीहर बैठी होती है। तो कई बार उनसे सीख लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जो उस काम में परफेक्ट ना हो या जो उस काम में ठीक ना हो। या औरों को बाबा शिक्षा दे, अपनी खाट भीतर ले। तो वही है कि औरों को कई बाबा क्या है शिक्षा देते हैं कि यार दान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सबके साथ चीज़ें बांट के रखनी चाहिए। और खुद क्या है अपनी खाट को अंदर ही अंदर रखता है, अपनी चीज़ें छुपा के रखता है, खुद दान नहीं करता जबकि दूसरों को दान करने के लिए कहते हैं। मतलब कि स्वयं अनुसरण ना करके दूसरों को उपदेश देना ही इसका मतलब होगा। प्रयोग की बात करते हैं, अमेरिका क्या है दुनिया को निःशस्त्रीकरण का पाठ पढ़ाता फिरता है, फिर भी स्वयं नई नई तकनीकी ईजाद कर रहा है। फिर हुई ना यही बात कि आपने जावे सासुरेर और उनको दी सीख, मतलब आप खुद तो ससुराल जा नहीं रही और दूसरों को शिक्षा देती हैं कि ससुराल जाने पर ऐसा करना वैसा करना। मतलब स्वयं अनुसरण ना करके उसी का दूसरों को उपदेश। फिर आता आप मरे बिन स्वर्ग ना जावे। वो कहते हैं ना स्वर्ग चाहिए तो मरना होगा। तो बिना अपने कार्य ठीक नहीं होता कि यदि हम जब तक खुद कार्य ना करेंगे तब तक काम ठीक नहीं होगा। जैसे प्रयोग की बात करें तो महेंद्र ने निबंध लिखने का कार्य राकेश के भरोसे छोड़कर अच्छा नहीं किया, क्योंकि आप मरे बिन स्वर्ग जावे, अर्थात निबंध लिखने का कार्य पूर्ण कभी भी नहीं होगा यदि वह दूसरों के भरोसे रहेगा। तो महेंद्र को ये सब खुद करना चाहिए। आरएस की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण संस्थानों को भरोसे बैठे रहना बहुत बड़ी मूर्खता हुई। क्यों? क्योंकि जब तक स्वयं कड़ी मेहनत नहीं की जाएगी सफलता हाथ नहीं आएगी। अर्थात आप मरे तभी स्वर्ग न जावे। जब तक आप खुद नहीं मरोगे तब तक स्वर्ग नहीं जाओगे। तो ये वाली बात इसके लिए कही है, आप मरे बिन स्वर्ग न जावे, मतलब बिना अपने कार्य ठीक नहीं होता। अगली हमारी लोकोक्ति आती है, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। स्वयं के पास कुछ नहीं और दूसरों की सहायता क्या करेंगे। मतलब आप मियाँ जी मांगते, आप मियाँ जी खुद मांग रहे हो और आप खुद के गेट पे दरवेश खड़ा है। प्रयोग की बात करें तो सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के चक्कर में नेताजी ने गरीबों का मसीहा बनना स्वीकार तो कर लिया, किंतु स्वयं ही अनुदान मांगने के मोहताज है। या तो यही हुआ कि आप ये मांगते द्वार खड़े दरवेश, क्या आप तो दुनिया से मांग रहे हो और दुनिया आपके गेट पर खड़ी है। तो स्वयं के पास कुछ नहीं तो दूसरों की सहायता क्या करोगे। अगली हमारे लोकोक्ति आते, आब कर मर गया सिरहाने रखा पानी। भाषा की आड़े आने पर सब सुलभ वस्तु होती है वो भी अप्राप्य हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जब आड़े क्या आ जाती है भाषा। क्यों? क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति, ये लोकोक्ति के अनुसार भी यही है, आब कर मर गया। आब मतलब पानी पानी कहते कहते मर गया, जबकि सिर के सराहने क्या रखा था, पानी रखा था। लेकिन भाषा की जो दिक्कत थी कि सामने वाले को समझ ही नहीं आया आब का मतलब पानी होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो दूसरी भाषा में समझते हो। तो भाषा के आड़े आने पर क्या, जो सस्ती सुलभ और आसान चीज़ें होती है, आसान काम होते हैं, वो भी दुर्लभ या अप्राप्य हो जाते हैं। फिर ये इसका प्रयोग देखें, भारतीय सेना की 10 वर्ष भारतीय सेना की 10 वर्ष सेवा कर पहुंचे हवलदार ने बीमार होने पर पानी के स्थान पर वाटर की टटला दी।
लेकिन जो उनकी पत्नी थी वाटर का अर्थ नहीं समझती थी, इस कारण हवलदारी पैसे ही स्वर्ग सिधार गए, मतलब आब कर मर गया, सिरहने रखा था पानी। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी समझती नहीं थी वाटर का मतलब क्या होता है, और वो वाटर वाटर कह रहा था। तो भाषा के आड़ में ये भाषा की वजह से क्या है, जो आसान सुलभ वस्तु होती है वो भी अप्राप्त हो जाती है। फिर आता है इन तिलों में तेल नहीं। क्या इन तिलों में तेल नहीं? किसी भी लाभ की आशा न होना, मतलब कि 20 चक्कर लगाने के बाद भी आश्वासनों के अतिरिक्त कुछ भी ना मिले तो मन में अनायास ही निकलता है कि इन तिलों में तेल नहीं है। मतलब कई बार तो लोमड़ी के अंगूर खट्टे भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये नहीं कहना इन तिलों में तेल नहीं, मतलब किसी भी लाभ की आशा न होना। कि कई किसी काम में 20 चक्कर लगाने के बाद भी कई बार क्या है, नेताजी से हम कहते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र करवा दीजिए, हमारा कोई कार्य करवा दीजिए, और नेताजी के पास हम जाते हैं, 20-20 चक्कर लगाते हैं, और वह क्या देते हैं, आश्वासन ही आश्वासन देते हैं, काम तो करके देते ही नहीं है। तो हमारे मन में कहीं न कहीं तो ये आता है कि इनके और चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? कि इन तिलों में तेल नहीं है, ये हमारा कार्य नहीं कर सकते। इतनी सी जान और गजभर की जुबान, मतलब जो बातूनी बालक होते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं बच्चे, उनके लिए कही गई ये बात, इतनी सी जान और गजभर जुबान। प्रयोग की बात करते, राकेश अभी 10 वर्ष का हुआ है। क्या? राकेश अभी 10 वर्ष का हुआ है, फिर भी बड़ों के मुंह लगता है, इसी को कहते हैं इतनी सी जान और गजभर जुबान। मतलब बातूनी बालक होते हैं उनके लिए ये बात कही गई है, इतनी सी जान गजभर जुबान, मतलब जो बातूनी बालक होते हैं। फिर आता है हमारे ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, मतलब संसार में व्याप्त असमानता, इसके बारे में ये बात कही गई है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, संसार में व्याप्त असमानता। प्रयोग की बात करें, जब अमेरिका में रात होती है तब भारत में सूर्योदय होता है, इसे तो कहते हैं ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। क्यों? क्योंकि वो ग्लोब के दूसरे हिस्से के अंदर वह अमेरिका है और दूसरे हिस्से में भारत है। अगला हमारे लोकोक्ति आती है, इमली के पत्ते पर दंड फैलना। क्या? इमली के पत्ते पर दंड फैलना मतलब झूठे आश्वासन देना, सुरक्षा की व्यर्थ गारंटी देना। झूठे आश्वासन देना, सुरक्षा की व्यर्थ गारंटी देना, मतलब इमली के पत्ते पर दंड फैलना। प्रयोग की बात करें तो धनेश ने हजारों लोगों के सामने राकेश का कत्ल कर दिया। क्या किया? धनेश ने हजारों लोगों के सामने क्या किया? राकेश का कत्ल कर दिया, जिसको सजा तो होनी ही है। क्या? जिसको सजा तो होनी, फिर भी मंत्री जी सजा न होने के झूठे आश्वासन देते हुए यही कह रहे हैं कि बेटा इमली के पत्ते पर दंड पेल, मतलब झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि उसको तो सजा होनी है। क्यों? क्योंकि सबके सामने उसका कत्ल किया, हजारों लोगों ने उसको देखा है। लेकिन मंत्री जी क्योंकि मंत्री जी के सामने तो केवल आश्वासन देने के अलावा बचा भी कुछ नहीं है। फिर बात करें इधर कुआं उधर खाई, या इधर कुआं उधर खाई, मतलब दोहरी मुसीबत होना। प्रयोग की बात करें, एक ओर तो पिताजी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर बहन की शादी का भार पड़ा है। बेचारा धनेश करे तो क्या करे, इधर कुआं है उधर खाई है। एक ओर तो पिताजी और मौत से जूझ रहे हैं, और दूसरी ओर बहन की शादी की जिम्मेदारी। तो धनेश क्या करेगा? इधर कुआं है उधर खाई है, उसके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं है, मतलब दोहरी मुसीबत होना। अगले हमारे लोगों की आती है, इधर इस घर का बाबा आलम ही निराला है। क्या? इस घर का बाबा आलम ही निराला है, मतलब सब कुछ ही विचित्र होना। प्रयोग की बात करें, केशव के घर में माँ तोतली है, एक बहू बंगाली है तो दूसरी बिहारी है, एक भाई लंगड़ा है तो दूसरा काना है, इसे कहेंगे इस घर का बाबा आलम ही निराला है। मतलब सब कुछ ही विचित्र होना, किसी घर में या किसी जगह पे क्या है, सब कुछ ही विचित्र होता है, नॉर्मल नहीं होता, तो है क्या है, इस घर का बाबा आलम ही निराला है। अगली हमारे लोकोक्ति आती है, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। क्या? उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना मतलब सहायता मांगकर अधिकार जमाना। क्या? सहायता मांगकर अधिकार जमाना। प्रयोग की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने की अनुमति ली। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर व्यापार करने की अनुमति ली और पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। इसी को कहते हैं उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल व्यापार करने की अनुमति ली थी, लेकिन धीरे धीरे करते हुए पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। फिर आता है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। क्या? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मतलब बेशर्म हो जाना, बेशर्म को किसी बात का डर भी नहीं रहता। प्रयोग की बात करते, राम गोपाल चोरी करते कई बार पकड़ा गया। क्या? राम गोपाल चोरी करते हुए कई बार पकड़ा गया।
अब उसे सामाजिक मान मर्यादा की कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो राम गोपाल वाली बात इतनी बढ़िया है इसके अंदर। फिर आगे बात करते हैं कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मतलब बेशर्म हो जाना। अगला हमारी लोकोक्ति आती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब दोषी के द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। क्या? कोई भी दोषी व्यक्ति है, जब निर्दोष व्यक्ति पर दोषारोपण करता है तो इसका मतलब होता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रयोग की बात करें तो विपक्षी नेता चाहे जातीय दंगा भड़का देते हैं और दंगा भड़का करके अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, और दोष क्या है? सरकार के सिर ला देते हैं। इसे तो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्यों? क्योंकि विपक्षी नेता ही दंगा भड़काते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। और जब चीज़ें भड़कने लगती है तो दोष किसको देते हैं? सरकार को, कि सरकार ने ये कार्य किया है, सरकार ने ये गलत कार्य किया है। तो ये वाली बात कही गई है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोषी के द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण। अगली लोकोक्ति आती है, उगले तो अंधा खाए तो मरे। उगले तो अंधा और खाए तो मरे। ये क्या है? इस तरह से पढ़ी जाएगी। क्या? उगले तो अंधा हो जाए और खाए तो मरे। कि जैसे कोई भी चीज़, कोई जहर है इस तरह का कि उगल देगा, वो जैसे उल्टी कर देगा तो वह अंधा हो जाएगा, और यदि निगल लेगा तो मर जाएगा। तो मतलब दुविधा की स्थिति होती है। प्रयोग की बात करें कि पाकिस्तानी जो राष्ट्रपति है उनकी स्थिति इस प्रकार की, कश्मीर का मुद्दा ना उठाए तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इस मुद्दे के पर ही तो चुनाव लड़े जाते हैं, और उठाए तो यूएनओ की झिड़की खानी पड़ेगी। क्या करे? अंधा खाए, और उगले तो अंधा हो जाए और खाए तो मर जाए। ऐसी स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसी बात पर जिस कुर्सी चली भी जाती है और सरकार बन भी जाती है। अगला हमारा उल्टी गंगा बहना, मतलब उल्टी गंगा पहाड़ को चली। अतः परंपरा के विरुद्ध यदि कोई कार्य करता है उसके लिए बात कही गई है, उल्टी गंगा बहना है, उल्टी गंगा पहाड़ को चली। प्रयोग की बात करें, बाप की बारात में बेटा नहीं जाता, किंतु धर्मपाल अपनी दूसरी शादी में स्वर्गीय पत्नी के पुत्र को ले जा रहा है। इसे कहते हैं उल्टी गंगा बहाना कहेंगे। क्यों? क्योंकि धर्मपाल साहब क्या कर रहे हैं कि वो उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई है, मतलब स्वर्गीय पत्नी के बेटे को अपनी खुद की बारात के अंदर लेके जा रहा है। तो ऐसा ही होता है कई जगह। तो उल्टी गंगा बहाना मतलब परंपरा के विरुद्ध कार्य करना। फिर आता उल्टे बांस बरेली को। क्या अगली हमारे लोकोक्ति आती है, उल्टे बांस बरेली को मतलब विपरीत कार्य करना। बिल्कुल उल्टे बांस बरेली को मतलब विपरीत कार्य करना। प्रयोग की बात करें, चाय का निर्यात दुनिया में भारत से होता है, किंतु भारत अमेरिका से चाय मंगवाकर विपरीत काम कर रहा है। इसी बात को कहेंगे उल्टे बांस बरेली को। फिर अगले आता है हमारे ऊँट की चोरी, और वो भी झुके झुके, मतलब न छिप सकने वाली बात को छिपाने का प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि ऊँट की गर्दन तो इतनी होती है जो दूर से दिख जाती है। अब आप ऊँट की चोरी करोगे तो छुप के तो कैसे होगा, वो तो वैसे दूर से दिख जाती है। तो ऐसी बात तो छिप नहीं सकती, और उसे छिपाने की कोशिश करोगे तो वो तो कैसे छिपेगी। ऊँट की चोरी और वो भी झुके झुके संभव ही नहीं है। प्रयोग की बात करें तो रघुवीर ने बिना किसी को बताए विवाह करने का प्रयास तो किया, लेकिन लोग शादी में पहुंच ही गए। क्यों? क्योंकि ऊँट की चोरी और वो भी झुके झुके संभव नहीं है। तो रघुवीर की शादी में तो सभी पहुंच गए, तो ये संभव नहीं हुआ कि वो ना बताए। फिर आता है ऊँट किस करवट बैठता है, मतलब संभावित परिणाम की प्रतीक्षा करना। कि कई बार क्या है, हम केवल प्रयास कर सकते हैं किसी भी को कार्य को करने के, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। क्या है? परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। परिणाम हमारे मेहनत पर जरूर निर्भर करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में नहीं होते। कोई कहे कि इस बार प्रशासनिक सेवा में जाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन देखो ऊँट की सब करवट बैठता है। यदि पास हुए तो चले जाएंगे, नहीं हुए तो रह जाएंगे। तो क्या है, ऊँट किस करवट बैठता, मतलब संभावित परिणाम की प्रतीक्षा करना। अगला हमारा लोकोक्ति आती है, ऊंची दुकान और फीका पकवान। क्या है? ऊंची दुकान और फीका पकवान मतलब दिखावा ज़्यादा और उसमें तथ्य कम होना। क्या? हमारे दिखावा ज़्यादा होना और तथ्य उसमें कम होना, जिसे कहते हैं ऊंची दुकान और फीका पकवान। प्रयोग की बात करें तो निजी क्षेत्र में पनप रहे जो आधुनिक विद्यालय है, या निजी क्षेत्र में पनप रहे जो आधुनिक विद्यालय, उनमें बाह्य चमक दमक तो ज़्यादा है, लेकिन पढ़ाई का माहौल कुछ भी नहीं है। इसी बात के लिए कहेंगे इसे ऊंची दुकान फीके पकवान।
मतलब जो हमारे प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जो स्कूल है उनमें चमक दमक कलर वलर डिजाइन विजाइन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चमक दमक बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पढ़ाई का स्तर वहाँ कुछ भी नहीं होता। इसे ही कहेंगे क्या, ऊंची दुकान पे कभी दिखावा ज़्यादा और उसमें तथ्य कम होना। अगली लोकोक्ति आती है हमारी, उधार दिया और ग्राहक खोया। मतलब ढील देने से व्यक्ति निकम्मा हो जाता है, उधार देने से ग्राहक टूट जाता है। या उधार दिया और ग्राहक खोया का मतलब होता है ढील देने से व्यक्ति क्या हो जाता है, निकम्मा हो जाता है। प्रयोग की बात करें तो घर में काम पर रखे नौकर को काम के समय आराम की छुट्टी नहीं देनी चाहिए, वरना उधार दिया ग्राहक खोया वाली कहावत चरितार्थ होती है कि नौकर को यदि काम में छूट दी गई तो वह क्या आराम पसंद हो जाता है। इसीलिए क्या ग्राहक, इसके लिए ये वाली बात सबसे बढ़िया होती है कि उधार दिया ग्राहक खोया वाली। फिर आती है हमारी अगली, ऊँट के मुंह में जीरा। मतलब आवश्यकता से बहुत कम मिलना। यदि क्या आवश्यकता से बहुत कम मिलना के लिए क्या कहेंगे, ऊँट के मुंह में जीरा। प्रयोग की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा सहायता के नाम पर राजस्थान का सरकार को दी जा रही जो अकाल राहत सामग्री है वो कैसी है, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि उस सहायता राशि से कुछ भी नहीं हुआ होगा। जैसे मान लो किसी का घर जल गए, बहुत सारे सरकार ने 1500-1500 रुपये की सहायता राशि जारी कर दी। तो आप सोचिए 1500 रुपये में क्या होगा। तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर ही है। अगली लोकोक्ति आती है हमारी, उद्योग का लेना न मातों को देना। क्या उद्योग को लेना न मातों को देना, मतलब किसी से कोई भी मतलब नहीं रखना। उद्योग को लेना न मातों को देना मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रखना। प्रयोग की बात करें तो आधुनिक भौतिकतावादी युग में क्या व्यक्ति टीवी और बीवी तक सिमट कर रह गया। शाम को टीवी देख लेता है और साथ में बीवी के रह लेता है। किसी से भी कोई मतलब नहीं रखता। मतलब उद्योग को न उद्योग को लेना न मादों को देना। इसके लिए बात कही है, इसमें ये न भी आएगा यहाँ, न उद्योग को लेना न मादों को देना, तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं। अब आगे आता है, ऊँट बिलैया ले गई तो हाजी हाजी कहना। क्या ऊँट बिलैया ले गई तो हाजी हाजी कहना, मतलब समाज के अनुसार आचरण करना। ये मतलब ये तो कहावत है एक तरह की कि एक ऊँट था वो गायब हो गई। अब अचानक ही पूछा गया कि ऊँट कहाँ गया, तो किसी के मुंह से निकल गया ऊँट तो बिल्ली ले गई। और फिर क्या धीरे धीरे पूरे पूरे समाज ने यही कहा। तो आपसे पूछा जाए कि आप क्या बताओगे कि ऊँट कौन ले गया, कि ऊँट को बिल्ली ले गई। सबने कहा, तो हम भी यही कहेंगे भैया ऊँट को बिल्ली ले गई। मतलब भेड़ चाल चलना या फिर समाज के अनुसार ही आचरण करना। पश्चिम राजस्थान में आज भी क्या अपने आप को प्रतिष्ठित और सभ्य मानने वाले व्यक्ति कृति के रूप में चल रही जो बाल विवाह की परंपरा है उसका समर्थक बने हुए, अर्थात ऊँट बिल्लियाँ ले गई हाँ जी कहना। ये सब यदि किसी गलत चीज़ को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं तो हम भी वह दे देंगे। सब कर रहे हैं वैसा ही करना। ऊँट के गले में बकरी, मतलब बेमेल संयोग। मतलब शादी कराने की बात करें, ऊँट की शादी किससे करा रहे हैं, बकरी से, या फिर उनकी बराबरी कर रहे हैं। किसी भी मामले में देखिए तो बेमेल संयोग होता है कि ऊँट और बकरी का। यदि अभिषेक के साथ रानी की शादी होती है तो ऊँट के गले में बकरी वाली कहावत ही चरितार्थ होती है। क्यों? क्योंकि अभिषेक तो 6 फीट का, रानी है 3.5 फीट की, तो ये बेमेल संयोग है। फिर बात करें, एक अनार 100 बीमार, मतलब आपूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा होना। एक अनार 100 बीमार मतलब आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। प्रयोग की बात करें तो वर्तमान में बेरोजगारी के बढ़ते दबाव के कारण, क्या वर्तमान में बेरोजगारी के बढ़ते दबाव के कारण क्या एक पद पर नियुक्ति के लिए 1000 आवेदक है। ये स्थिति आज क्या एक अनार 100 बीमार वाली कहावत को दिखाती है। क्या बेरोजगारी के बढ़ते दबाव के कारण एक पद पर नियुक्ति हेतु 1000 आवेदक है, और यह स्थिति आज एक अनार 100 बीमार वाली कहावत को दिखाती है। अगली आती है हमारे, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, मतलब किसी के पास एक दोस्त तो पहले से ही है, एक दोस्त खुद पैदा कर लिया, मतलब एक साथ दो दो दोस्त होना। प्रयोग की बात करें तो राजेश चोर तो था ही, अब जेब कतरा और बन गया। मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब एक दोस्त तो पहले से ही था, एक दोस्त उसने पैदा कर लिया। एक और एक 11 होते, मतलब संगठन में शक्ति होना। प्रयोग की बात करें तो नेताओं के आपसी फूट के कारण विश्व राजनीति में भारत की धाक कमजोर पड़ने लगी है। क्यों? क्योंकि नेता जब आपस में लड़ते हैं तो इस बात को दुनिया भी देख रही है।
दुनिया के भी समझ में आ रहा है कि इस देश के नेता एकजुट नहीं है। इसी वजह से विश्व राजनीति पे हमारी धाक कमज़ोर पड़ती है। यदि सभी नेता एक हो जाएं तो फिर कहना ही क्या, इसको तो क्या कहेंगे, 1 और 1 11 होना। अगली लोकोक्ति आती है हमारी, एक मछली क्या है, सारे तालाब को गंदा कर देती है। मतलब एक बदनाम आदमी सारी जाति को बदनाम कर देता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। प्रयोग की बात करें, एक ही चरित्रहीन व्यक्ति पारिवारिक वातावरण को दूषित करने के लिए पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगली हमारे लोकोक्ति आती है, एक मयान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। क्या एक मयान में 2 तलवारें नहीं आ सकती? एक स्थान पर 2 सक्षम व्यक्ति नहीं रह सकते। क्या एक स्थान पर 2 सक्षम व्यक्ति नहीं रह सकते? प्रयोग की बात करें तो सत्ता के गलियारे में एक ही पार्टी के 2 धुरंधर नेता कभी एक मत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक मयान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वही एक तलवारों को संबंध किससे रखा जाता है? हमेशा कटान से रखा जाता है। तो धुरंधर नेता क्या एक मत पे सहमत कैसे होंगे? नहीं तो सहमत हो जाएंगे तो धुरंधर कैसे माने जाएंगे? तो वही बात है, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, मतलब एक स्थान पर 2 सक्षम व्यक्ति नहीं रह सकते। अगले लोकोक्ति आते हैं हमारे, एक पंथ 2 काज, मतलब एक साथ 2 कार्य करना। प्रयोग की बात करें तो माता जी का एकादशी उद्यापन और छोटे भाई की शादी का कार्य, उनके लिए एक पंथ 2 काज वाली बात हो गई। उन्होंने, माता जी ने तो एकादशी उद्यापन किया और छोटे भाई की शादी का काम आ गया, तो दोनों के दोनों कार्य निपट गए उसी समारोह में। तो इसे कहेंगे एक पंथ 2 काज। अगली लोकोक्ति आती है हमारी कौन सी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब एक जैसा होना या समान प्रकृति का होना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब एक जैसा होना या समान प्रकृति का होना। प्रयोग की बात करें तो सभी नेता क्या होते हैं, एक ही थाली के या एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। फिर आता है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, मतलब कोई अंतर या कोई भेद नहीं होना। एक तवे की रोटी क्या छोटी और क्या मोटी, मतलब कोई भेद या कोई अंतर नहीं होना। प्रयोग की बात करें, कांग्रेस हो या भाजपा, जनता का तो शोषण करना होना है। क्यों? क्योंकि एक ही तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, मतलब पार्टी से क्या फर्क पड़ता है, नेता तो शोषण करते ही है। एक मुंह दो बात, मतलब अपनी बात कह के मुकर जाना। क्या एक मुंह दो बात, कभी थोड़ी देर पहले कुछ और कहा, अब कुछ और कह रहे हैं, तो एक मुंह दो बात, एक ही मुंह से 2 बातें कह रहे हैं। प्रयोग की बात करें, सभी नेता चुनावी वादे, क्या सभी नेता क्या चुनावी वादे सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। जितने भी वादे होते हैं वादे सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हमेशा एक मुंह दो बात होती है, अर्थात पहले कुछ और कहते थे अब कुछ और कहते हैं, मतलब अपनी बात कह के ही मुकर जाते हैं। अगली लोकोक्ति आती है हमारे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब किसी भी गलती के पीछे दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, कोई एक पक्ष जिम्मेदार नहीं होता है, मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती है। प्रयोग की बात करें तो कश्मीर समस्या के पीछे जितना हाथ पाकिस्तान का उतना हाथ भारत का भी। क्यों? क्योंकि दोनों एक एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, अकेला पाकिस्तानी जिम्मेदार नहीं है, जिसमें भारत की भी कहीं ना कहीं गलती रही है। मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब किसी भी गलती के पीछे दोनों का जिम्मेदार, दोनों पक्षों का जिम्मेदार होना। फिर अगली लोकोक्ति आती है हमारी, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना मतलब समान व्यवहार करना। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना मतलब समान व्यवहार करना। प्रयोग की बात करें कि सुरेश को इतनी मर्यादा भी याद नहीं है कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, सबको एक ही लकड़ी से वह हाँकता है। क्या सुरेश के लिए कहा गया, एक ही लकड़ी से हाँकना मतलब समान व्यवहार करना। सुरेश को इतनी मर्यादा भी याद नहीं है कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, सबको एक ही लकड़ी से वह हाँकता है। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे, मतलब बूढ़ा और जो बेकार आदमी होता है वो परिवार पे बोझ बन जाता है। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे, मतलब उसके भूस का मतलब होता है कि जो भूसा होता है जो जानवर खाते हैं उसके लिए कही गई बात है कि उनको भूसा नहीं दिया जाता। जो बूढ़ा बैल है उसके लिए तो सोचा जाता है कि ये उत्पादक तो नहीं है, अर्थात इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं है तो उसको ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो बूढ़ा और बेकार आदमी परिवार पर बोझ बन जाता है। जो सुखी है 75 साल की उम्र में भी मेहनत मजदूरी करता है। क्यों? क्योंकि इस ज़माने में ऐसे बूढ़े बैल को कौन भूस बांध भूस दे, मतलब बैठा कर कौन खिलाता है।
तो उसके लिए कहा गया है सुखिया के लिए 75 साल की उम्र में भी मेहनत मजदूरी करता है, तो उसको कोई भी नहीं देना चाहता पैसा। आगे आता हमारे ओछे की प्रीत और बालों की भीत। मतलब जो ओछे व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनकी मित्रता क्या थोड़ी होती है और थोड़ी भी काम की नहीं होती है। अर्थात जब तक आपसे उसको लाभ हो रहा है वो आपके साथ रहेगा, जब आपसे लाभ होना बंद हो जाएगा वो आपको छोड़ के चला जाएगा, जब मुसीबत में भी छोड़ सकता है वो। तो मतलब दुष्टों की मित्रता कैसी होती है, क्षणभंगुर होती है। मनीष क्या आवारा किस्म का लड़का है, उसके साथ मित्रता निभाना मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि ओछी की प्रीत क्या है, बालू की भीत की जैसे है। अचानक तूफान आया तो सबसे पहले भीत उड़ के जाएगी, वो आपकी कभी भी रक्षा नहीं कर पाएगी। अगली लोकोक्ति आती है हमारे, ओखली में सिर दिया तो मुश्किल से क्या डरना। क्या ओखली में सिर दिया तो मुश्किल से क्या डरना, जानबूझ कर ली गई मुसीबत से कैसा डरना, कठिन कार्य को हाथ में लेकर फिर मुसीबतों से विचलित नहीं होना चाहिए। क्या ओखली में सिर दिया तो मुश्किल से क्या डरना, मतलब जानबूझकर ली गई मुसीबत से कैसा डरना, कठिन कार्य को हाथ में लेकर फिर मुसीबतों से विचलित नहीं होना। प्रयोग की बात करें तो जल समाज सुधारने का जिम्मा ले ही लिया है, तो आने वाली बाधाओं से कैसा डरना है। क्यों? क्योंकि ओखली में सिर दिया तो मुश्किल से क्या डरना। तो प्रयोग की बात कर रहे हैं कि नेताजी है, तो नेताजी ने क्या समाज को सुधारने का जिम्मा ले लिया है, तो उसमें तो दिक्कतें आएगी। ये जल गल शब्द, तो नेताजी को के लिए कहा गया है कि नेताजी ने समाज सुधारने का जिम्मा ले लिया है, तो समाज सुधार करने में दिक्कतें तो आनी ही आनी है। और फिर बाधाएं आएगी तो बाधाओं से डरने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि आपने ये चुना है, तो ओखली में सिर दिया तो मुश्किल से क्या डरना, फिर जानबूझ के ली गई मुसीबत से कैसा डरना, कठिन कार्य को हाथ में लेकर फिर मुसीबतों से विचलित नहीं होना चाहिए। फिर अगली लोकोक्ति आती है हमारे, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। क्या? ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, मतलब अपर्याप्त वस्तु से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना। जो वस्तु है ही अपर्याप्त, उससे आवश्यकता कैसे पूर्ति हो सकती है। तो ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। प्रयोग की बात करें, 4 दिन के भूखे इंसान को 2 बिस्कुट खिलाने से तृप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती है। तो ये उसके लिए कही गई, अपर्याप्त वस्तु से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होनी। अगली हमारी लोकोक्ति आती है, और बात खोटी सही बात रोटी। मतलब भोजन व्यवस्था का प्रश्न ही सबसे बड़ा, सबसे सबसे पहले। ये ऐसा नहीं सारी बातें बाद में, पहले पेट पूजा। तो वही बात है कि और बात खोटी कि सब खाते बेकार है, सही बात रोटी। ये मतलब जो खाने या भोजन की बात है, पहले उस पर बात की जाए, बाद में बात करेंगे सारी। तो भोजन व्यवस्था का प्रश्न ही कैसा होता है, सर्वोपरि होता है। फिर बात करें वर्तमान युग में सभी के सामने, क्या यदि सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वह कौन सी चुनौती है? भोजन की चुनौती है। अतः भोजन की प्राप्ति सर्वप्रथम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि और बात खोटी सही बात रोटी, ये बात उसके लिए ही कही गई। फिर आता कहानी के ब्याह में कौतुकी कौतुक, मतलब एक दोष के होने पर अनेक दोषों को आ जाना। तो कहानी, एक तो कहानी है पहले से, और उसका ब्याह हो रहा है, तो उसमें कौतुकी कौतुक मतलब दिक्कतें आ रही है। तो प्रयोग की बात करें, विशेष योग्यता से परिपूर्ण होने पर भी बेरोजगारी के कारण नवयुवकों पर अनेक दोषारोपण करके उनके विवाह में रोड़े अटका दिए जाते हैं। क्योंकि कहानी के विवाह में कौतुकी कौतुक है। एक तो वैसे बेरोजगारी में वह दुख झेल रहा है, और उसमें और भी कमियां निकाल के उसकी शादी नहीं होने दे रहे। तो इसे कहते हैं, एक तो कहानी है और उसको ऊपर से उसके ब्याह में दिक्कतें आ रही है। एक दोष के होने पे अनेक दोष और आ जाना। फिर आता कभी घी गना तो कभी मुट्ठी चना। क्या? कभी घी गना तो कभी मुट्ठी चना, जो मिले उसी में संतुष्टि, मतलब परिस्थितियां सदैव अनुकूल नहीं रहती। क्या? प्रयोग की बात करें तो मजदूर परिवार मजदूरी पर निर्भर करता है, इसलिए उसके जीवन में ऐसे दिन आते रहते हैं जब कभी घी गना तो कभी मुट्ठी चना, कभी मजदूरी मिल जाती है तो बढ़िया जीवन कटता है, और जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती तो उस दिन दिक्कतें आती है। तो इसे कहते हैं घी गना कभी मुट्ठी चना। अगली लोकोक्ति हमारी, काबुल में क्या गधे नहीं होते। मतलब अपवाद सभी जगह होते हैं, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ अपवाद ना होते हो। प्रयोग की बात करें, भारत में विद्वानों की भरमार है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में मूर्ख नहीं है। क्यों? क्योंकि काबुल में क्या गधे नहीं होते, मूर्ख हमेशा सभी जगह होंगे। या फिर अपवाद सब जगह मिलते हैं, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ आपको अपवाद नहीं मिलेंगे। फिर आती है अगला, ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। मतलब यदि कोई साधारण सा अपराध करता है तो उसको कठोर सजा नहीं दी जा सकती। साधारण अपराध के लिए साधारण सजा, कठोर अपराध के लिए कठोर सजा। प्रयोग की बात करें तो गृह कार्य पूरा न करके लाने पर
अध्यापक ने छात्र को इस तरह पीटा कि बच्चे ने दम ही तोड़ दिया। कहीं ककड़ी चोर को फांसी की सजा थोड़ी दी जाती है। तो उसके लिए कही गई है कि अध्यापक साहब ने केवल होमवर्क ही तो नहीं किया था, उसको इतना पीटा कि उसने दम ही तोड़ दिया। तो इतना नहीं पीट सकते, वैसे इतना क्या, आप तो कितना भी नहीं पीट सकते। तो साधारण अपराध की कठोर सजा नहीं दी जा सकती। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, मतलब सामर्थ्य का बहुत अधिक भिन्न होना। सामर्थ्य का क्या, बहुत अधिक भिन्न होना। प्रयोग की बात करते हैं, अमेरिका ने इराक पर कुछ ही दिनों में अधिकार जमा लिया। फिर भी यह तो कहना पड़ेगा कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, मतलब कहाँ तो अमेरिका, कहाँ हमारे इराक। इराक तो वैसे बच्चा है अमेरिका के सामने, तो उसने तो वैसे दम तोड़ दिया होगा। सामर्थ्य का बहुत अधिक भिन्न होना, मतलब एक तो हाथी है, दूसरा चींटी है। दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा, क्या बात, चींटी भी जीत जाती है। अगली लोकोक्ति हमारी, कागे का कपूर सुखाए स्वान नहाए गंग। क्या, कागे का कपूर सुखाए स्वान नहाए गंग। तो उसके लिए कही गई है कि जो कौवा होता है उसको कितना ही कपूर खिला दो, वह उसकी बोली कर्कशी रहेगी। और श्वान का मतलब कुत्ता होता है, कुत्ते के लिए कहा गया है कि आप देखो कितने गंगे में नहला लो, तो वह शुद्ध नहीं हो सकता। उसके लिए कही गई कि दुष्टों के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो कागे मतलब कौवा और श्वान मतलब कुत्ता। प्रयोग की बात करें तो भारत सरकार रेल चलवाए या बस, लाहौर की यात्रा करी या रावलपिंडी की, पाकिस्तान की जो कपटपूर्ण नीति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। क्यों, क्योंकि कागे का कपूर चुकाए श्वान न हुआ गंग। उसके लिए कहावत सबसे बढ़िया है। अगली हमारी लोकोक्ति आती है। लोकोक्ति में, कोई नृप होए हमें कहानी, मतलब निरपेक्ष व्यवहार रखना, किसी भी परिवर्तन से निरपेक्ष रहना। तो निरपेक्ष व्यवहार रखना या फिर किसी भी परिवर्तन से क्या, निरपेक्ष रहना, इसकी लिए कही गई बात है। को नृप होई हमें कहानी। प्रयोग की बात करें, ग्रामीण लोग राजनीति के किसी भी परिवर्तन से मतलब नहीं रखते, उनके लिए तो कोई नृप होए हमें कहानी, क्योंकि वो गरीब है और गरीब गरीब ही रह रहे हैं। किसी भी सरकार के बदलने से उसके कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वो इसमें इंटरेस्ट लेना भी बंद कर। अगला आता, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, मतलब बेमेल वस्तुओं का संग्रह करना। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, मतलब बेमेल वस्तुओं का संग्रह करना इसका मतलब है। प्रयोग की बात करते हैं, केंद्र में चल रही कांग्रेस की सरकार अनेक पार्टियों का बेमेल संगम है। केंद्र में, सेंटर में कांग्रेस की सरकार चल रही है अभी, कौन सी, इंडिया गठबंधन बनाया था लेकिन अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। केंद्र में जो चल रही कांग्रेस की पार्टी है, कांग्रेस सरकार में अनेक पार्टियों का बेमेल संगम है, इसी को कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अगली हमारी लोकोक्ति आती है, कभी गांव गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, मतलब परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। कभी गांव नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। प्रयोग की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप जो शासक कभी जनता पर शासन किया करते थे, आज उन पर जनता शासन कर रही है। इसी कहते हैं क्या, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पे। तो इसके लिए क्या मतलब, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब जब अवसर निकल जाता है तो उसके बाद यदि सहायता मिलती है तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता, मतलब अवसर निकल जाने पर मिली हुई सहायता व्यर्थ होती है। प्रयोग की बात करें, गांव में लगी भीषण आग में सब कुछ राख हो जाने के पश्चात दमकल वाहन वहां पहुंचे, तो इसी बात को कहेंगे यहाँ का वर्षा जब कृषि सुखान। जब कृषि सूख गई है तब वर्षा आई है, तो उस वर्षा का क्या करेंगे, तो वो तो व्यर्थ की सहायता है। फिर आता, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। या कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, मतलब अड़ियल व्यक्ति दूसरों की सीख नहीं मानता। जो अड़ियल होगा वो तो अड़ियल ही रहेगा, मतलब कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। प्रयोग की बात करें, यो तो राधा सबके सामने हमेशा गीत गुनगुनाती रहती है, किंतु जब उसको गाने के लिए कहा तो किसी की बात नहीं मानती। इसे तो कहेंगे कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, कहने से। क्यों, क्योंकि जो अड़ियल व्यक्ति होता है वो दूसरों की सीख नहीं मानता। एक आता, कर ले सो काम और भज ले सो राम। क्या, कर ले सो काम और भज ले सो राम, मतलब समय रहते कार्य पूर्ण कर लेना सबसे बढ़िया रहता है। क्या, समय रहते कार्य पूर्ण कर लेना सबसे बढ़िया रहता है। कर ले सो काम और भज ले सो राम की कहावत इसके लिए कही गई। प्रयोग की बात करते, रावण ने स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की और सोने में सुगंध करने की सोची थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि समय रहते जो काम कर ले वही बढ़िया होता है। तो फिर
इसीलिए कही ये बात है कि कर ले सो काम और भज ले सो राम। फिर तो फिर ये है कि बात तो बात ही है, समय पर जो काम हो जाता है वही हो जाता है। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। क्या, काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा, मतलब दूसरों के दुख से व्यर्थ ही दुखी होना। मतलब कि कुछ लोग रोटी घर ही नहीं, घर की खाते हैं और चिंता दूसरों की करते हैं, तभी तो कहते हैं काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। इसका मतलब यही है कि अपने जो नज़दीकी लोग होते हैं, करीबी होते हैं, उनके दुख से तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और आपको दूसरों के दुख से दुखी हुए जा रहे हो, तो ये तो गलत बात है। क्योंकि काजी काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। कुछ लोग रोटी घर की खाते हैं, चिंता दूसरों की करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रोटी घर की खा रहे हो तो घर वालों की चिंता करो, बाद में बाकी की करना। ठीक है, दूसरों के दुख से व्यर्थ ही दुखी होना इसका अर्थ रहेगा। फिर आता है कौवा चले हंस की चाल। तो वो बात होती है दुष्टों के द्वारा शुभ कार्यों का दिखावा करना। ठीक है, कौवा चले हंस की चाल मतलब कौवा हंस की चाल कभी नहीं चल सकता, लेकिन यदि वो कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब दिखावा कर रहा है। तो दुष्टों के द्वारा शुभ कार्य का दिखावा करना। फिर की बात करें, सरेआम कत्ल करना, लूट करना, डकैती ये सब करने और करवाने वाले नेता सफेद कपड़े पहन के जनता को अपराधों से दूर रहने का शिक्षा देते हैं। मतलब कौवा चला हंस की चाल, खुद तो ये सब कर रहा है तो दूसरों को ऐसी शिक्षा दे रहा है। फिर बात करें कोयले की दलाली में हाथ काले, मतलब बुरों के सानिध्य का परिणाम कैसा आता है, बुरा ही निकलता है। मतलब बुरों के सानिध्य का परिणाम बुरा ही निकलता। प्रयोग की बात करें, जब अपहरण कांड से क्या, जब अपहरण कांड से जुड़े लोगों में से सुधीर का संबंध है तो एक दिन पुलिस द्वारा उसकी पिटाई होना स्वाभाविक है। क्यों, क्योंकि कोयले की दलाली करोगे तो हाथ काले होंगे होंगे, गुरु के सानिध्य में रहोगे तो कोई ना कोई बुराई तो आपके अंदर आ ही जाएगी। जब अपहरण कांड से जुड़े लोगों से क्या सुधीर का संबंध है तो एक दिन वह पुलिस के हाथ हत्थे जरूर चढ़ेगा। फिर आता कब्र में पांव लटकाए बैठना, मतलब मौत के बहुत ज्यादा समीप रहना, बहुत करीब रहना। प्रयोग की बात करें, 70 साल का बूढ़ा है, लड़कियों को छेड़ते शर्म नहीं आती, दोनों पैर कब्र में लटके हैं, थोड़ी तो शर्म करो साहब। उनके लिए कही गई, 70 साल का बूढ़ा है और क्या लड़कियों को छेड़ता रहता है, तो उनके लिए बात कही गई है कब्र में पांव लटकाए बैठना, मतलब मौत के बहुत ज्यादा समीप होना। अगली हमारी लोकोक्ति है कौन सी, कही खेत की सुनी खलियान की। क्या, कही खेत की सुनी खलियान की मतलब कुछ का कुछ सुनना। प्रयोग की बात करें तो मैंने अपनी दादी माँ से कहा कि शांति पहाड़िया मर गई, उस पर दादी ने सुना कि शांति की पड़िया मतलब भैंस की बच्ची मर गई। इसी को कहते कहे खेत की सुने खलियान की, मतलब कुछ कहा और कुछ और ही सुना। खेत, कहीं खेत की सुनी खलियान की। तो आपको प्रयोग भी दोबारा बता देते हैं। मैंने अपनी दादी से कहा कि शांति पहाड़िया मर गई, उस पर दादी ने सुना कि शांति की जो पड़िया थी भैंस की बच्ची वो मर गई। इसी को कहते हैं कही खेत की और सुनी खलियान की। अगली हमारी लोकोक्ति आती है ओडन कमली ओडन से फकीर नहीं होता, मतलब भाई आडंबर से किसी के अवगुण नहीं छिपते हैं। कमली यदि आप ओढ़ लोगे तो इससे आप फकीर नहीं, कमली का मतलब आप उसको कंबल की बात करते हैं, पतला कंबल होता है, उसको ओढ़ने से कोई फकीर नहीं बन जाता, मतलब भाई आडंबर करने से किसी भी व्यक्ति का अवगुण छिपते नहीं। बात करें हमारे अगले इसका प्रयोग की, प्रयोग में देखें तो बाबा जयराम दास सिद्ध पुरुष बनकर भोली जनता को भरमाता रहता है, लेकिन उसका असली स्वरूप सामने आएगा। क्यों, क्योंकि कमली ओढ़ने से कोई फकीर नहीं बन जाता। बाबा जयराम दास सिद्ध पुरुष बनकर भोली जनता को भरमाता रहता है, लेकिन उसका असली स्वरूप सबके सामने आ गया। क्यों, क्योंकि कमली ओढ़ने से कोई फकीर नहीं बन जाता। अगला हमारी लोकोक्ति आती है कि कंगाली में आटा गीला, मतलब संकट में और संकट आना। क्या, संकट में और संकट आना, कंगाली में आटा गीला। प्रयोग की बात करते हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे शर्मा जी हैं, उनके घर का टेलीफोन बिजली का बिल भारी भरकम और आ गया। क्यों, क्योंकि एक तो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, एक ऊपर से बिल भी इतना भारी भरकम आ गया। इसी को कहेंगे क्या, कंगाली में आटा गीला। फिर आता कर्म की बलिया, मतलब जो हीन व्यक्ति होते हैं उनकी बात करें, पकाई खीर हो गया दलिया। कर्म के भी बलिया है कि कर्म तो उनके हीन है, ऊपर से उन्होंने खीर पकाई और वो भी कैसा बन गया, दलिया, मतलब भाग्य का विडम्बना होना।
मतलब क्या है, भाग्य की विडंबना होना, इसका वही सही मतलब है। प्रयोग की बात करें, अच्छे लाभ की आकांक्षा लेकर, क्या अच्छे लाभ की आकांक्षा लेकर जो व्यापार आरंभ किया उसमें भी हानि हो गई, अर्थात कर्म के बलिया और पकाई खीर, और उसका भी क्या हो गया दलिया। आगे है वो, उसका अर्थ होगा भाग्य की विडंबना होना, कर्म के बलिया ही पकाई खीर हो गया दलिया। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। जब आदमी है कर्महीन है तो वह जब खेती करेगा तो उल्टा ही उल्टा होगा, मतलब कभी बैल मरेगा और कभी सूखा पड़ेगा। मतलब दुर्भाग्यवश किसी काम का खराब होते ही रहना, एक के बाद एक के बाद। प्रयोग की बात करें तो भागचंद जब भी किसी कार्य का शुभारंभ करता है, कोई ना कोई व्यवधान, कोई कोई अड़चन आती रहती है। क्यों? क्योंकि कर्महीन खेती करे, कभी बैल मरे कभी सूखा पड़े। तो ये बात उसके लिए ही कही गई। फिर आता करे दाढ़ी वाला और पकड़ा जाए मूछों वाला। या करे दाढ़ी वाला और पकड़ा जाए मूछों वाला, मतलब किसी के अपराध की सजा किसी और को मिलना। या किसी के अपराध की सजा किसी और को मिलना, मतलब करे दाढ़ी वाला और पकड़ा जाए पूंछों वाला। प्रयोग की बात करें, सांप्रदायिक दंगा भड़काने में नेता और धर्माधिकारियों का हाथ होता है, किंतु सजा रिक्शे तांगे वाले को जान गंवाकर भोगनी पड़ती है। इसी को कहते हैं करे दाढ़ी वाला और पकड़ा जाए मूछ वाला, मतलब किसी के अपराध की सजा किसी और को मिलना। जितने भी हमारे सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनको भड़काने का काम तो नेता और धर्माधिकारी करते हैं, लेकिन सजा किसको मिलती है? रिक्शे वाले को, तांगे वाले को, इनको जान गंवाकर भोगनी पड़ती है। अगली लोकोक्ति आती है हमारी, कागज की नाव ज्यादा नहीं चलती। या कागज की नाव ज्यादा नहीं चलती, मतलब धोखेबाजी लंबे समय तक नहीं चलती, पाप का राज लंबा नहीं चलता। प्रयोग की बात करें, भ्रष्टाचारियों समय रहते सुधर जाओ वरना मारे जाओगे, क्योंकि कागज की नाव ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार आप ज्यादा नहीं कर पाओगे। आगे आता, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, मतलब धोखेबाजी आप बार बार नहीं कर सकते। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, एक बार चढ़ने के बाद। वैसे भी आप समझ सकते, काठ मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी की हांडी यदि चूल्हे पे चढ़ेगी तो उससे खाना एक ही बार पक सकता है, दूसरी बार में तो वह जल जाएगी। पहली बार में वो जल जाएगी, दोबारा वो काम नहीं आ सकती। तो इसके प्रयोग की बात करें तो, रिश्वत लेते अधिकारी महोदय इस बार तो बच गए, लेकिन काठ की हांडी बार बार एक नहीं चढ़ती, मतलब एक ही बार चढ़ती है, मतलब धोखेबाजी है वो बार बार नहीं सहन हो सकती। अगली लोकोक्ति आती है हमारे, कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते। क्या कुत्तों के भौंकनों से हाथी नहीं डरते, मतलब महापुरुष लोग आलोचनाओं से आलोचकों की परवाह नहीं करते। प्रयोग की बात करें तो, भारत पाकिस्तान संबंध को सुधारने की दिशा में किए जा रहे जो प्रयास है, उन प्रयासों की कट्टरपंथियों द्वारा जोरदार आलोचना की जा रही है। कुत्तों के भौंकने से कोई हाथी थोड़ी डरते हैं, तो हमें भारत पाकिस्तान के संबंध सुधारना ही है, चाहे कितने भी कट्टरपंथी आलोचनाएं करते रहे। अगली आती है हमारी, कचहरी का दरवाजा खुला, मतलब न्याय चाहते हो तो अदालत में जाओ। अब इसके लिए जैसे मान लो कोई गड़बड़ हो गई है, तो गड़बड़ की बात तो यही कहा जा सकता है, जो हो गया सो हो गया। इससे ज़्यादा चाहते हो तो कचहरी का दरवाज़ा खुला है, आप जाके वहाँ जाके न्याय मांग सकते हो, यदि आपको हमारी बात समझ में नहीं आती है। अगला लोकोक्ति आती है, कहाँ राम राम कहाँ टाएं टाएं, मतलब मूल्य बहुमूल्य वस्तु की तुलना में नगण्य वस्तु से नहीं की जा सकती। क्या बहुमूल्य वस्तु की तुलना क्या नगण्य वस्तु से नहीं की जा सकती, मतलब तुलना बराबर वालों में ही होती है। तो कहाँ राम राम और कहाँ टाएं टाएं। प्रयोग की बात करें, अजी आप ठहरे मीरपुर के नवाब और मैं कहाँ ठहरा छोटा सा प्यादा, मतलब नौकर। हमारी आपकी तुलना कैसे हो सकती है, क्योंकि कहाँ राम राम और कहाँ टाएं टाएं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये कहावत भी इसी के लिए कही गई। आगे है, काम काज न काज का दुश्मन अनाज का। क्या? काम का न काज का दुश्मन अनाज का, या फिर नाज का नंदोई, मतलब निकम्मा व्यक्ति या फिर जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उनके लिए कही गई ये बात है कि तुझे हराम की मुंह लग गई है, कमाने का नाम नहीं है, बस खा लिया और सो गए, तू काम का न काज का और दुश्मन अनाज का, मतलब कोई भी निकम्मा या कमजोर आदमी है उसके लिए ये बात कही गई है। फिर आगे आता नगण्य समझने वाली बात, मतलब किस खेत की मूली है, अरे तू किस खेत की मूली है, देख लूंगा तुझे, तो वो है, इसका मतलब नगण्य समझना। प्रयोग की बात कर, ज्यादा बकबक मत कर, मैं तेरी औकात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू किस खेत की मूली है, तो इसके लिए ये बात कही गई है। अगली हमारे लोकोक्ति आती है, कुत्ते को घी नहीं पसता। क्या? कुत्ते को घी नहीं पसता, मतलब नीच इंसान उच्च पद पाकर इतराता बहुत ज्यादा है। क्या नीच इंसान इंसान होता है वह उच्च पद पाकर क्या है बहुत ज्यादा इतराता है। प्रयोग की बात करें, आपको प्रशासनिक सेवा में जाने का मौका क्या मिल गया, आदमी को आदमी नहीं समझते,
सही कहा गया है, कुत्ते को घी नहीं पचता। यदि कुत्ते को घी खिला दिया जाए तो बहुत ज़्यादा इतराता है। मतलब नीच इंसान उच्च पद पाता है तो उसके बाद वह क्या इतराने लग जाता है। अगला आता, कुत्ते के दुम 12 वर्ष नली में रखे तब भी टेढ़ी की टेढ़ी। मतलब दुष्ट व्यक्ति लाख चाल करने पर भी दुष्टता नहीं छोड़ता। मतलब दुष्ट व्यक्ति है, लाख चाल करने पर भी क्या है, दुष्टता नहीं छोड़ता। मतलब कुत्ते की दुम 12 वर्ष नली में रखो तब भी टेढ़ी की टेढ़ी। प्रयोग की बात करें तो राम गोपाल को हजारों बार ये कहा है कि चोरी छोड़ दो, चोरी छोड़ करके कोई अच्छा काम कर लो। सही कहा है कि कुत्ते की तुम 12 बरस नली में रखो तब भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, लेकिन वो चोरी नहीं छोड़ता है। के हंसा मोती चुगे के भूखा मर जाए। मतलब महापुरुष अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ये हंस होता है वह केवल केवल एक ही चीज कहता है कि मैं मोती ही चुगूंगा चाहे भूखा मर जाऊं। तो इस बात के लिए कही गई है कि महापुरुष लोग क्या मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। महापुरुष लोग क्या मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। प्रयोग की बात करें तो शहीद भगत सिंह को सरकारी गवाह बनने के लिए जेलर ने लाखों प्रलोभन दिए, लेकिन उन्होंने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि के हंसा मोती चुगे के भूखा मर जाए। कोई मरे या जीवे धन ना घोष बतासा पिए। तो अगली हमारी लोकोक्ति है, कोई मरे या कोई जीवे धन ना घोल बतासा पिए। मतलब दीन दुनिया से बेखबर रहने वाला या मस्त मौला इंसान है, उसके लिए कही गई बात है कि कोई मरे या जिए उसको कोई मतलब नहीं है, वो तो घोल बतासा पीवे, धन्ना साहब घोल बतासा पीवे की बात कही गई है इसके लिए। प्रयोग की बात करें तो कुछ लोग समाज से अपने आप को इतना दूर कर लेते हैं कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहता। इसी प्रकार के होते हैं जैसे कोई मरे या जीवे धन्ना घोल बतासा पीवे वाली कहावत उनके लिए ही कही गई है। कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए। मतलब धनवान हमेशा चिंतित और गरीब हमेशा मस्त रहता है। क्या? कोठी वाला रोए और छप्पर वाला सोए। मतलब धनवान व्यक्ति क्या हमेशा चिंतित रहता है, गरीब हमेशा मस्त रहता है। प्रयोग की बात करें तो बड़ी बड़ी शानदार जो कार है उनमें घूमने वाला नागरिक मानसिक रूप से विकृत हो जाता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति जमीन पर सोकर निश्चिंत और बलिष्ठ रहता है। इसी बात के लिए कहेंगे कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोए। मतलब धनवान व्यक्ति अधिक चिंतित रहता है और जो गरीब व्यक्ति होता है वो ज्यादा मस्त रहता है। उसके लिए ये वाली कहावत सबसे बढ़िया है। अगली लोकोक्ति आती है हमारी, कोयल होवे न उजली, या कोयल होवे न उजली सो मन साबुन लाए। मतलब कोयल कितनी भी 100 मन साबुन लगा ले लेकिन वह कभी भी सफेद नहीं हो सकती। उजली का मतलब सफेद नहीं हो सकती। मतलब किसी भी व्यक्ति का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है, स्वभाव कभी नहीं बदलता है। उसके लिए एक बात कहेगी। प्रयोग की बात करें तो दुष्टों को महापुरुषों की संगति में कितना ही रखा जाए किंतु उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि कोयल होवे न उजली 100 मन साबुन लगाए, कि 100 मन साबुन लगाने के बाद भी कोयल सफेद नहीं हो सकती। अगली हमारे लोकोक्ति आती है, कोड़ी नहीं पास चले कि बाकी सर। मतलब साधन न होने पर भी कार्य करना। मतलब कोड़ी नहीं पास चले बाकी सर। मतलब कि राज्य सरकार के पास न कोई रीति है न ही कानून, फिर भी गरीबी मिटाने की बात कर रही है। यह तो कोड़ी नहीं पास चले बाकी सैर वाली कहावत कही गई है। ये सर नहीं है, सैर है। एक मिनट। सैर का मतलब कि जेब में पैसा नहीं है और बाग की सैर करने जा रहे हो, उसके लिए कहावत कही गई है। फिर आता है, कौन कहे राजा जी नंगे हैं। क्या? कौन कहे राजा जी नंगे हैं। मतलब बड़ों की बुराई कोई नहीं करता। क्या? बड़ों की बुराई कोई नहीं करता। कि कौन कहे राजा जी नंगे हैं। प्रयोग की बात करें कि सबको पता है कि नेता दुर्गुणों के भंडार है। क्या? सबको पता है राजा जी के बारे में कि नेता क्या है, दुर्गुणों के भंडार है, फिर भी ये कहने का कोई साहस नहीं करता। क्यों? क्योंकि कौन कहे कि राजा जी नंगे हैं। तो कौन कहे राजा जी नंगे मतलब बड़ों की बुराई कोई नहीं करता। क्या? बड़ों की बुराई कोई भी नहीं करता। अगला आते हैं हमारे, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तुच्छ व्यक्ति से बड़ा काम होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, या तुच्छ व्यक्ति से बड़ा काम नहीं हो सकता। प्रयोग की बात करें, तुम भी अजीब आदमी हो, उससे काम करवाने चले हो, उसके शरीर में तो जान देखिए। यह तो वही बात कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मतलब जो असमर्थ व्यक्ति होते हैं उससे बहुत बड़ा कार्य करवाने की उम्मीद करना।
तुच्छ व्यक्ति से बड़ा काम नहीं हो सकता। अगली हमारी लोकोक्ति आती है, कांख में छोरा शहर में ढिंढोरा। मतलब कांख मतलब होती गोद, गोद में तो बच्चा है, पूरे शहर में उस बच्चे को ढूंढते फिर रहे हो। मतलब वस्तु पास में होती है और तलाश क्या है, आप दूर दूर जाके करते हो। प्रयोग की बात करें तो पिताजी ने आंखों से चश्मा उतार कर सिर पर लगा लिया और फिर काम पड़ने पर सारे घर तलाश किया, अंत में पता चला चश्मा तो सिर पर ही रखा था। इसी को कहते हैं कांख में छोरा और गाँव में ढिंढोरा। मतलब वस्तु पास में होना और तलाश दूर दूर तक करना। अगली हमारी लोकोक्ति आती है, खरी मजूरी चोखा काम, नगद का काम सबसे बढ़िया होता है। क्या? नगद का काम सबसे बढ़िया होती है। खरी मजूरी चोखा काम मतलब नगद का काम सबसे बढ़िया होता है। प्रयोग की बात करें तो छत डालने वाले मजदूर काम पूरा होने पर पैसे लेकर ही घर जाते हैं। क्यों? क्योंकि खरी मजूरी चोखा काम, काम करो और पैसे लो। नगद का काम सबसे बढ़िया होता है। अगला हमारा लोकोक्ति है, खुदा गंजे को गांव नहीं देता, दुष्ट अत्याचारी को अधिकार नहीं मिलता है। प्रयोग की बात करें, यह तो अच्छा हुआ कि माथुर एसपी नहीं बना, वरना पूरे गांव को वह रौब से ही मार डालता। पूरे गांव को क्या रौब से मार डालता। सच्ची कहा गया, खुदा क्या गंजे को कभी भी नाखून नहीं देता है। मतलब दुष्ट अत्याचारी को अधिकार नहीं मिलता है। अगली लोकोक्ति आती है हमारी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मतलब अपमानित और लज्जित होकर क्रोध करना। जो कोई व्यक्ति अपमानित और लज्जित हो जाता है उसके बाद वह गुस्सा करता है, नाराजगी करता है, तो उसके लिए कही गई बात है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। प्रयोग की बात करें तो बार बार विलंब से कार्यालय पहुंचने पर अधिकारी महोदय ने डांट पिला दी। डांट खाकर वो अपमानित हुआ तो सुरेश ने सारा क्रोध क्या अपनी पत्नी पे उतार दिया। इसी को कहते हैं खिसियानी बिल्ली। और उसके बाद खंबा नोचे। गलती किसकी और गुस्सा किस पर? मतलब अपमानित या लज्जित होकर क्रोध करना। फिर खग जाने खग की भाषा, मतलब कूट भाषा में बात करना, कोड वर्डिंग में बात करना। खग जाने खग की भाषा मतलब समान प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वही उसकी बात समझते हैं। मतलब कि पुलिस वाले वीआईपी सुरक्षा के समय सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं जो आम जन के समझ में नहीं आए। क्यों? कि खग जाने खग की भाषा। अगली लोकोक्ति है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक को देखकर दूसरे में परिवर्तन आना, देखा देखी करना, ये सब हमारे क्या खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। प्रयोग की बात करें तो पाश्चात्य सभ्यता का नशा ऐसा चढ़ा है कि सभी पाश्चात्य रंग में रंग गए हैं, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मतलब एक को देखकर दूसरे में परिवर्तन आना, देखा देखी परिवर्तन करना। अगला, खाक डाले चांद नहीं छिपता। क्या? खाक डालने से चांद नहीं छिपता मतलब निंदा करने से सत्पुरुष को कुछ नहीं बिगड़ता। क्या? निंदा करने से सत्पुरुषों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। खाक डाले चांद नहीं छिपता। प्रयोग की बात करें, चाहे कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, मंत्री जी तो देश सेवा में अपने आप को लगा के रखेंगे। उनकी देश सेवा की भावना इससे दबती नहीं है, क्योंकि खाक डालने से चांद नहीं छिपता है। मतलब निंदा करने से सत्पुरुषों का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। अगली लोकोक्ति आती है, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। मतलब अधिक परिश्रम करने से लाभ कम होना। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया मतलब परिश्रम ज्यादा किया और लाभ कम होना। प्रयोग की बात करें तो कार्यकर्ताओं की भीड़ ने यह साबित कर दिया कि नेताजी की विजय होगी। इसी विश्वास से नेताजी ने दिन रात कठोर मेहनत करके जनसंपर्क किया, किंतु वोट मात्र मिले 200। इससे पता चला कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, इतनी मेहनत की और वोट कितने मिले? 200 वोट मिले। इसी से कहते हैं अधिक परिश्रम करना और कम लाभ होना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अगली आती है हमारी, खाल उड़ाए सिंह की श्यार सिंह नहीं होए। मतलब जो श्यार होता है, भेड़िया होता है, गीदड़, भेड़िया नहीं गीदड़ होता है, गीदड़ को यदि आप शेर की खाल भी पहना देंगे तो शेर नहीं बन जाता। मतलब ऊपरी बदलाव से अवगुण कभी भी नहीं छिपते हैं। खाल उड़ाए सिंह की श्यार नहीं सिंह नहीं होए मतलब मिस्टर क्लीन बनने वाले सफेद पोष नेता अपनी करतूतों की कालिमा को छिपाने के लिए सफेद कपड़े पहनते हैं, लेकिन खाल उड़ाए सिंह की शार नहीं हो। शार सिंह नहीं हो मतलब जो सियार होता है वह कभी शेर नहीं बन सकता, यदि उसको शेर की खाल उड़ा देंगे। मतलब जो सफेद पोष नेता होते हैं जो अपनी करतूतों को छिपाने के लिए सफेद कपड़े पहनते हैं, लेकिन उससे वो सफेद नहीं हो जाते। आगे और आज का लास्ट रहेगा, खाली औरत का नमक में हाथ। मतलब जो बेकार आदमी होता है वो उल्टे उल्टे कार्य करता रहता है। यदि जो कोई व्यक्ति बेकार होता है, खाली होता है, तो उल्टी सीधे कार्य करता रहता है। प्रयोग की बात करें तो धन्ना सेठ की दुकान ऐसी जगह है जहाँ कोई ग्राहक नहीं पहुँचता। फिर वो बेचारा क्या करे, सामान को कभी इधर से उठा के उधर रखता है, फिर उधर से उठा के इधर रखता है, क्योंकि खाली औरत का हाथ में
कहाँ होता है? नमक में रहता है। तो इस तरह आज के लिए तो इतना ही रखेंगे। आगे के और पार्टों में हम इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएँ। धन्यवाद।